हाय गाइस, स्वागत है आपका टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज नंबर 2 में। दूसरे वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आपका 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर आपका 2 का है। किसी यूनिवर्सिटी में 1 का है, किसी यूनिवर्सिटी में 2 का है। एंड हम पढ़ रहे थे आपका बिजनेस मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आपका वीडियो। इन 30 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हेडिंग था, एम बी ओ। ये क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाला है 30, इसमें एमबीओ बहुत बार यूज हुआ है। तो हम चाहते थे कि इसको क्लियर कर दें कि एमबीओ होता क्या है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ का फुल फॉर्म होता है। एंड ये क्या होता है बेसिकली? इसका पर्पज होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करना। सेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, किसी एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव मतलब उसके जो है जो गोल होते हैं उनको क्या करना है, इनको सेट करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड तीसरा है आपका इसमें कि मेजरमेंट मेजर करना परफॉर्मेंस की, कैसा एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्मेंस किया, उसको मेजर करना होता है आपका। उसके बाद जो है एवेल्यूएट करना परफॉर्मेंस को, उनको नापना कैसे है और आगे कैसे उनमें इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, उसको देखना होता है। फिर रिवार्ड करना होता है, उस हिसाब से एम्प्लॉइज को उन्हें कैसा सैलरी देना है उस हिसाब पे डिपेंड होता है। एंड ये जो आपका चक्र है ये चलता रहेगा। इसे ही द प्रोसेस ऑफ एमबीओ कहते हैं। एमबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया आपका। एंड इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एमबीओ बेसिकली एक क्या होता है? एक मैनेजमेंट सिस्टम है दैट मेजर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस अगेंस्ट सीरीज ऑफ सेट टारगेट्स, गोल्स जो भी होते हैं। मतलब एमबीओ बेसिकली क्या करता है? मैनेजमेंट जो होता है आपका, एम्प्लॉइज का कैसा परफॉर्मेंस हुआ, कैसा उन्हें और करना चाहिए। एंड ये सेट करता है गोल्स को कि कौन एम्प्लॉय कितना करेगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर किसी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से चलाना है तो उनके एम्प्लॉयज का काम करना बहुत जरूरी होता है। उन्हें कैसा काम करना है, उनके लिए कौन कौन से गोल्स हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें रिवार्ड कैसा देना है, ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो आपका एमबीओ होता है ये बनाया गया ताकि एम्प्लॉयज इस तरीके से काम कर पाएँ। आई होप एमबीओ के बारे में आपके दिमाग में थोड़ा कुछ बैठ गया होगा। अब आइए शुरू करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया हुआ था आपका। आइए शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। कह रहा है आपका डिसीजन मेकिंग इज ए, जो डिसीजन मेकिंग होता है, पहला तो आप प्लानिंग करते हैं जो कि आपका प्राइमरी टास्क होता है। एंड जो डिसीजन मेकिंग होता है, पूछ रहा है आपसे, ये कैसा टास्क होता है? तो ये आपका डिसीजन मेकिंग भी प्राइमरी टास्क होता है। प्राइमरी टास्क में जो आपके प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह वगैरह चीजें आती हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन बी, डिसीजन मेकिंग इज ए प्राइमरी टास्क। तो ऑप्शन आपका, पहले आप देखिए, पहले किसी चीज को प्लान करने से पहले आप डिसीजन तो लेते हैं, हाँ, कि डिसीजन लेते हैं, फिर उसके बाद प्लान करते हैं चीजों को। तो ये एक प्राइमरी टास्क होता है। आप प्लान करके आप डिसीजन को लेते हैं। तो ये जो प्राइमरी टास्क होते हैं इनके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय, जो कंपनी के पॉलिसी डिसीजन होते हैं ये किनके द्वारा लिए जाते हैं? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते हैं, या फिर टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, इन सभी के द्वारा लिए जाते हैं। तो 51 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस होते हैं ये लिए जाते हैं किनके द्वारा? तो ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉलिसी डिसीजन में मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल का कोई काम नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पॉलिसी वॉलिसी बनाने के लिए टॉप मैनेजमेंट ही इस पर वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऑपरेटिव ऑपरेटिव डिसीजन आर टेकन इट, जो ऑपरेटिव डिसीजन होते हैं ये किनके द्वारा लिए जाते हैं? तो आई होप आपको पता होगा, जो ऑपरेटिव डिसीजंस होते हैं ये भी जो है 52 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बोथ बोथ लोअर एंड मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट होती हैं ये ऑपरेटिव डिसीजंस को लेती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डिसीजन मेकिंग इज ए, जो डिसीजन आप मेकिंग करते हैं ये क्या है? एक फंक्शन है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, इनमें से कोई नहीं है। तो आई होप सबको पता होना चाहिए डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन सी, प्रोसेस। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीजन मेकिंग, इनमें से कौन सा है जो कि डिसीजन मेकिंग का कार्य है या फिर डिसीजन मेकिंग है बेसिकली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चूज एन अल्टरनेटिव इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिसीजन मेकिंग इज ए मेजर पार्ट ऑफ,
जो डिसीजन मेकिंग होता है ये एक मेजर पार्ट होता है किसके किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशंस के लिए, प्लानिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिसीजन मेकिंग जो होता है इज अ मेजर पार्ट ऑफ प्लानिंग। मैंने बताया ना आपको कि जो आपका प्राइमरी टास्क होता है जिनमें डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग को लिया आता है, तो डिसीजन मेकिंग एक मेजर पार्ट है प्लानिंग का। प्लानिंग के थ्रू आप चीजों को जो है डिसाइड कर पाते हैं, इसलिए जो है इसका मेजर पार्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टर्म एमबीओ इज यूज्ड एट लीस्ट इन। मैंने बताया ना आपको एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इसका फुल फॉर्म होता है। एंड बेसिकली ये एम्प्लॉइज के वर्क पर काम करता है, वो कैसा काम कर रहे हैं तो वगैरह वगैरह मैंने डिफाइन कर दिया आपको। तो कह रहा है द टर्म एमबीओ इज यूज्ड एट लीस्ट इन, कितने टर्म में यूज किया जाता है एमबीओ को? 2 सेंस में, 3 सेंस में, 4 सेंस में, 5 सेंस में। तो 56 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 3 सेंस में जो है द टर्म एमबीओ को यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है 57 का क्वेश्चन आपका है एमबीओ इन्वॉल्व करता है किसको? तो जो है टर्म टीम एफर्ट बाय सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो मैंने पहले आपको बताया इसके डेफिनेशन में। तो ये क्या होता है? एक टीम एफर्ट करता है सबऑर्डिनेशन को, जो अचीव करता है किसी एक ऑब्जेक्टिव गोल के लिए, किसी एक इंडिविजुअल गोल के लिए। तो ये इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एमबीओ जो है इसको इन्वॉल्व करता है। आगे बढ़ते हैं। एमबीओ एमबीओ क्या करता है? तो 59 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लीड करता है बेटर मैनेजमेंट को। एमबीओ क्या करता है? लीड करता है एक अच्छे मैनेजमेंट को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपके आप देखते हैं कि कौन से ऑप्शन सही हैं एंड गलत ऑप्शंस को भी आप देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हमारा ऑप्शन क्यों करेक्ट था। तो ये कह रहा है एमबीओ, अभी दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहा है लीड टू बैड मैनेजमेंट। क्या ये लीड करता है बैड मैनेजमेंट की ओर? तो बिल्कुल नहीं। ये इफेक्ट नहीं डालता है किसी भी मैनेजमेंट पर, तो ये बिल्कुल इफेक्ट डालता है। तो आपका डी तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा एंड कैन नॉट से एनीथिंग। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एमबीओ जो होता है ये लीड करता है एक बेटर मैनेजमेंट की ओर। तो ऑप्शन ए यहां आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सक्सेस ऑफ एमबीओ प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन। जो सक्सेस ऑफ एमबीओ प्रोग्राम होता है ये डिपेंड करता है किनके ऊपर? अच्छे प्लानिंग के ऊपर, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अच्छे कंट्रोल के ऊपर, या फिर अच्छे प्लानिंग और अच्छे कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा। तो 60 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छे प्लानिंग एंड अच्छे कंट्रोल मैकेनिज्म पर ये वर्क करता है एमबीओ का सक्सेस होना। एमबीओ अगर सक्सेसफुल है तो उसमें प्लानिंग एंड कंट्रोल दोनों की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन एमबीओ प्रोग्राम डायग्नोसिस इज। ये डायग्नोसिस क्या है आपका? फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है या लास्ट स्टेप है? तो 61 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एमबीओ में जो डायग्नोसिस प्रोसेस होता है ये इसका पहला स्टेप होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एमबीओ प्रोसेस गोल सेटिंग इज। जो गोल सेटिंग होता है ये क्या होता है? तो 62 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है जिसमें आप गोल सेटिंग करते हैं, ये एक मल्टी स्टेज जो है प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर कह रहा है एमबीओ प्रोसेस इज। तो एमबीओ प्रोसेस क्या होता है? एक टाइम कंज्यूमिंग थिंग होता है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। एमबीओ प्रोसेस में टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा 63 का। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एमबीओ इज नॉट यूज्ड एज। एमबीओ यूज नहीं किया जाता है, किसके द्वारा नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। यहां क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनके गोल्स के लिए, उन्हें क्या करना है, ये सारी चीजों पर एमबीओ जो है ये वर्क करता है। तो ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें प्रोडक्शन का कोई नीड नहीं होता है। ऑप्शन डी इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एमबीओ प्रोग्राम प्रोग्राम परफॉर्मेंस अप्रेयल्स टर्म, वो किए जाते हैं किसके लिए किए जाते हैं? तो 65 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है, इसमें कहीं रुकावट नहीं होता है। ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग हैज बीन डिफाइंड एज अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अटेन ऑब्जेक्टिव बाय। ये जो डिफिनेशन है किसके द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नूट्स ओ डोनेल के द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क to be performed defined and responsibilities and authority has been defined। ये डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। एलन के द्वारा जो है ये डिफिनेशन दिया गया है। ये बात आप ध्यान में रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 68 नंबर का कह रहा है व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ नाउन इट्स मींस। जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूज किया गया एज अ नाउन, इसका मतलब क्या होता है? तो एक इसका मतलब होता है एक सोल प्रॉपर्शिप से या फिर प्रोसेस से, फंक्शन से, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ नाउन, वो नाउन कैसा होता है आपका? सोल प्रॉपर्शिप के लिए इसको यूज किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ वर्ब इट मींस। अगर व्हेन अ वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ वर्ब, अगर इसे ऑर्गेनाइजेशन को आपने नाउन के थ्रू यूज किया तो इसका मतलब हो गया सोल प्रॉपर्शिप से। एंड अगर इसे आप वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या फंक्शन होगा, प्रोसेस होगा, इसका मतलब होगा या फिर स्ट्रक्चर होगा। तो 69 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वर्ब यूज किया जाता है तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। नाउन यूज करते हैं तो वो सोल प्रॉपर्शिप हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मतलब होगा डिफाइंड रिलेशनशिप। फॉर्मल है तो वो डिफाइंड रिलेशनशिप ऑब्वियसली आपका होगा। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज। आपने फॉर्मल इंफॉर्मेशन को बताया कि वो क्या है, वो एक डिफाइंड रिलेशनशिप है, लेकिन इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है? ये आपका बॉर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन इज। वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कैसा प्रमोशन होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फॉर बॉटम टू टॉप के लिए जो होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन, कि आप शुरू से लेकर अंत तक जा पाए, जो है उसके गोल की तरफ आप शुरू से लेकर फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा पाए। 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज। इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें कम्युनिकेशन कैसा होता है? तो इनमें कम्युनिकेशन जो होता है इसका डिफिकल्ट होता है। इसमें जो है कम्युनिकेशन एक डिफिकल्ट रोल निभाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आर यूज्ड इन। जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं किनमें? तो ये जो होते हैं ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है इसको यूज किए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होते हैं ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, या फिर मिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 75 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? अथॉरिटी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 75 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इन सुपर मी में जो है फॉर्मल अथॉरिटी को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया था, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। 76 का क्वेश्चन कह रहा है अथॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है? तो 76 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैन बी डिलेटेड। इसे डिग्लेड कर सकते हैं अथॉरिटी को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिस्पांसिबिलिटी। तो रिस्पांसिबिलिटी जो होता है अथॉरिटी को तो आप डिग्लेड कर सकते हैं, लेकिन जो है रिस्पांसिबिलिटी को आप डिग्लेड नहीं कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी शुड बी। इस बार दोनों पूछा गया है। तो क्या अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी दोनों होते हैं, ये इक्वल होते हैं या फिर अनइक्वल होते हैं? तो 78 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये दोनों इक्वल आपके होते हैं। चाहे अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी शुड बी इक्वल, तभी आप बिजनेस को आगे बढ़ा ले जा पाएंगे। तो दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी होता है। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज। जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है वो फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है या दोनों होता है? तो 79 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ पावर इज एन इनफॉर्मल थिंग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैंने 80 कवर कर दिया ना? नहीं, 79 मैंने कवर किया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज ए फॉर्मल लेटर, सोर्स ऑफ पावर इज ए आपका इनफॉर्मल लेटर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी दोनों का होगा। सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो होता है ये फॉर्मल लेटर होता है, एंड जो आपका सोर्स ऑफ पावर होता है ये इनफॉर्मल थिंग होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोनों का। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अकाउंटेबिलिटी मींस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी से लिया गया है या रिस्पांसिबिलिटी से लिया गया है, पावर से लिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई लिए कि नहीं जो आपका अकाउंटेबिलिटी का मतलब लिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ। तो ये थे हमारे, आज हमने लगभग आपके 32 क्वेश्चन कवर किए। तो आज की वीडियो में हमने 30 कहा था लेकिन 32 क्वेश्चन कवर किए। फिर उसके बाद आपके अगली वीडियोस में 20, 30, 40, 50 ऐसे करके क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम डालेंगे आपका वीडियो नंबर 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।